हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर 6 एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री। ये चैप्टर 2 साल से पेंडिंग है। ये चैप्टर कैंसिल किया गया था जब रिड्यूस पोर्शन आया था, जब लॉकडाउन चालू हुआ था पहली बार। तो तभी ये पोर्शन में नहीं था, तो इसलिए ये वीडियो मैंने तब नहीं बनाया था। लेकिन रिसेंटली एक स्टूडेंट का ऑनलाइन मैसेज देखा, मैंने कमेंट देखा कि सर प्लीज चैप्टर 6 बनाइए। और आई जस्ट रियलाइज्ड कि 10th का हिस्ट्री में अभी तक ये चैप्टर नहीं मैंने बनाया हुआ है। इसीलिए मैंने सोचा ये चैप्टर जल्द से जल्द बना दिया जाए पहले। सो वेलकम वेलकम बैक। आई होप आप मेरे सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो देख रहे हो। अलग अलग 10th के सारे सब्जेक्ट्स के आपको वीडियो मिलेंगे एक्सेप्ट हिंदी मराठी। हर एक चीज मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। वीडियोस आप देख सकते हो, ग्रामर वीडियोस है या इंग्लिश के पोएम्स है या हाउ टू राइट लेटर्स है या एप्रिसिएशन ऑफ पोएम है। ये सारे टॉपिक से लेकर साइंस के साइंस 1 साइंस 2 सारे सारे वीडियोस मैंने 10th एसएससी के बना के रखे हैं, तो जरूर आप देखिएगा और शेयर करिएगा। एंड अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो वेलकम अगेन। बहुत टाइम बाद आप ये वीडियो अगेन देख रहे होंगे मेरा। सो बहुत बिजी चल रहा है थोड़ा सा, और हेक्टिक स्केड्यूल है, टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। लेकिन हियर आई एम। जितना हो सके मेरे से मैं आपके लिए हेल्प करने आया हूँ। चैप्टर 6 एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री, बहुत ही प्यारा चैप्टर। मैंने तभी भी ये बात की थी जब ये ओमिट कर रहे थे कि ये चैप्टर ओमिट नहीं होना चाहिए था। वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स, कॉज इसके अंदर एंटरटेनमेंट की बात है। और आई लव मूवीज, मैं बहुत बड़ा मूवी एंड सीरीज ये सब देखने का मुझे बहुत ज्यादा शौक है। सो ये एक चीज जो है, मूवीज और एंटरटेनमेंट जो है, इसके थ्रू थिएटर, ये सारी जो चीजें हैं, इसके थ्रू मैंने लाइफ में अपने बहुत कुछ सीखा हुआ है। टेक्स्ट बुक नॉलेज तो मैं समझता हूँ ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि कल्चरली आप जो, आपके अंदर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, आपके अंदर जो एक ओवरऑल डेवलपमेंट आती है एज अ पर्सन, आपके सोच में, आपके बिहेवियर में, ये सब मूवीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसी सारी चीज का यहाँ पे थोड़ा सा इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो आई होप आपको इंटरेस्ट आए इस चैप्टर में। बहुत सारे नाम देखने वाले हैं हम, स्पेशली पूरा ओवरऑल हम मराठी, महाराष्ट्र रिलेटेड सारी चीजें इसमें हम ज्यादा देखने वाले हैं। एंड उस रिगार्ड में ज्यादा बात होने वाली है। तो आई होप आप वो नेम्स सारे लिख के रखेंगे और उसको याद भी करेंगे आपके आंसर्स के हिसाब से। लेकिन ओवरऑल एंटरटेनमेंट हिस्ट्री, ये चैप्टर का यही मुद्दा है कि आपके लाइफ में पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है। सो लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट द चैप्टर एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री, थिंग्स दैट हेल्प। let me scroll back. Chapter 6 history, 10th standard SSC board. Things that help refresh our minds and give a feeling of happiness are the source of entertainment. Various hobbies, games, drama, film, writing, reading, etc. are the sources of entertainment. तो अब एंटरटेनमेंट मतलब सिर्फ मूवी देखना नहीं होता, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो गई। हॉबीज हो गया, गेम्स हो गया, राइटिंग हो गई, कुछ लोगों को पोइट्रीज लिखना पसंद है, स्टोरीज लिखना पसंद है, शायरी लिखना पसंद है, रीडिंग करना पसंद है। तो बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जिसके अंदर आपको फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे उन्होंने वर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है, बहुत लाइक प्यारा वर्ड है कि फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। जब आपको खुशी मिलती है, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस मिलती है उस पर्टिकुलर सोर्स से, वो आपका एंटरटेनमेंट सोर्स कहलाता है। ओके, सो व्हाई डू वी नीड टू एंटरटेन आवरसेल्फ? नाउ द क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड दिस? तो एकदम सिंपल अगेन इसका आंसर कि हम ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, हम हमारा मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। ओके, हेल्दी एंटरटेनमेंट ऑफ एक्सेलेंट क्वालिटी इज एसेंशियल फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ वंस पर्सनालिटी। तो ये भी वही बात कर रहे हैं, पर्सनालिटी ग्रो करने के लिए ये जरूरी है। एंटरटेनमेंट कीप्स आवर माइंड्स लाइवली एंड फ्रेश, आपके दिमाग को ये फ्रेश रखता है और लाइवली रखता है, एकदम जोशीला रखता है। इट मे ऑल्सो मेक अस फील फिजिकली मोर एनर्जेटिक, और आपको फिजिकली भी, कभी कभार हम ऐसी कोई सॉन्ग सुन लेते हैं, ऐसा कोई गाना, कोई नेशनलिस्ट सॉन्ग जब कोई सुनते हैं, ऐसा कोई मूवी देखते हैं जिससे हमारे अंदर इतना जोश आ जाता है कि यार ये कर देना है, कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लेते हैं, तो ये फिजिकली भी हमें एनर्जेटिक फील कराता है। सो इवेंचुअली आवर एफिशिएंसी एट वर्क इंप्रूव्स, और ओवरऑल क्या होता है इस चीज से, हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। Pursuing hobbies and games helps in personality development. In India, many festivals, sports, dance, music, etc. were developed as
forms of entertainment since ancient times. तो ओवरऑल ये सारा चीज जब आप अपनी हॉबीज गेम्स ये सारी चीजें में अपने आप को जब इंडल्ज करते हो तो आपका आपका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इंडिया के अंदर हम अलग अलग फेस्टिवल्स के जरिए स्पोर्ट्स डांस म्यूजिक ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे एंशियंट टाइम से एंटरटेनमेंट के लिए यूज की जा रही है। देर आर वेरिड फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट अवेलेबल इन द मॉडर्न पीरियड एज वेल। आज भी हमारे पास अलग अलग तरह के एंटरटेनमेंट है, जैसे कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है वो हमारा एंटरटेनमेंट फैक्टर है आज का, राइट। सो मॉडर्न पीरियड में भी बहुत सारे हैं। एंटरटेनमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। तो बेसिक कैटेगरी टू है एक्टिव पैसिव। तो नाम से ही आप समझ सकते हो एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। यानी जिसके अंदर आप खुद इन्वॉल्व होते हो, जैसे आप रनिंग एक्चुअली रनिंग कर रहे हो, आप खुद रनिंग कर रहे हो तो आप एक्टिव पार्टिसिपेंट हो उस एंटरटेनमेंट में। लेकिन अगर मैं रनिंग देख रहा हूं बैठ के, तो रेस देख रहा हूं बैठ के, तो ये हो गया पैसिव। ओके। एक्टिव एंटरटेनमेंट एंटिसिपेट्स एन इंडिविजुअल्स मेंटल फिजिकल पार्टिसिपेशन, यानी वो वहां पे फिजिकली मेंटली मौजूद होना चाहिए। जैसे चेस खेलना मेंटली हो गया, फिजिकली हम उसको उतना नहीं गिनेंगे, तो मेंटल गेम हो गया वो। तो मेंटली पार्टिसिपेशन वर्ड उन्होंने इसलिए डाला हुआ है। पार्टिसिपेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट एक्टिविटीज आर एग्जांपल ऑफ एक्टिव। तो कॉमन सेंस की बात थी एकदम, जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट करते हो वो एक्टिव एंटरटेनमेंट हो गया। वॉचिंग अ स्पोर्ट्स मैच और लिसनिंग टू म्यूजिक, वॉचिंग अ मूवी आर एग्जांपल्स ऑफ पैसिव एंटरटेनमेंट। इन दिस टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट वी आर नॉट एक्चुअल पार्टिसिपेंट्स बट ओनली व्यूअर्स। तो एकदम इजी एकदम सिंपल पॉइंट था, जिसके अंदर मैं बैठ के बस देख रहा हूं, ऑब्जर्वर हूं, और मैं एंटरटेन हो रहा हूं। म्यूजिक सुनना, मूवी देखना, ये स्पोर्ट्स देखना, ये सारी चीजें जो है ये इसमें मैं व्यूअर का काम सिर्फ कर रहा हूं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूं, तो उसे मैं पैसिव एंटरटेनमेंट कहता हूं। आगे पढ़ेंगे। अब अलग अलग हम देखने वाले हैं। सबसे पहले फोक थिएटर। तो फोक थिएटर जो पुराना एंशियंट टाइम से जो चला आ रहा है, लोगों में जो फेमस है, लोक कल्चर जो हम कहते हैं। तो पपेट्री, कठपुतलियां जो है, पपेट्री आर्ट जो है हमारे यहाँ पे, वो उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। वुडन पपेट्स, कठपुतली। रिमेन्स ऑफ क्ले डॉल्स हैव बीन फाउंड इन द एक्सकेवेशंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एज वेल एज साइट्स इन इजिप्ट एंड ग्रीस। इट इज पॉसिबल दैट दे वर यूज्ड एज पपेट्स। तो हमें एक्सकेवेशन, हमने अब तक के चैप्टर्स में इसमें देखा था कि एक्सकेवेशन जब हम कर रहे थे अलग अलग साइट्स पे, सिविलाइजेशन जगहों पे, हमें पपेट्स, हमें डॉल्स वगैरह जो मिली थी अलग अलग, तो वो हो सकते हैं कि उन्होंने पपेट्स की तरह इस्तेमाल किया, कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया हुआ है, और उसे उन्होंने एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया हुआ है। इन एंशिएंट इंडिया मटेरियल्स लाइक वुड, वूल, लेदर, हॉर्न्स, आइवरी वे यूज्ड टू मेक पपेट्स। तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा पॉइंट की कौन सी चीजें, मटेरियल्स यूज किए जाते थे पपेट्स बनाने के लिए। द कठपुतली और ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ पपेट्री इन इंडिया हैज टू स्टाइल्स, वन दैट डेवलप्ड इन राजस्थान एंड द अदर इन सदर्न रीजन्स ऑफ इंडिया। तो दो तरह के हमारे यहाँ पे स्टाइल्स चल रहे हैं। राजस्थान में काफी फेमस है कठपुतलियों का शोज। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो या आपने कभी विजिट किया है तो आपको ये पता ही होगा, वहां पे लोकल में भी वो लोग लेके घूमते हैं और शो एक बनाते हैं वहां पर, जहां पे लोग जमा होते, भीड़ इकट्ठा होती है और वहां पे शो होते हैं कठपुतली के। और दूसरा है सदर्न रीजन्स ऑफ इंडिया, यानी साउथ तरफ भी काफी ये पॉपुलर रहा है ये चीज। The artists who stage Katputli shows are found in Uttar Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Assam, West Bengal, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka एंड केरला। तो अगेन ये सारे स्टेट्स के नाम आप याद रखिएगा कि ये कठपुतली करने वाले जो लोग हैं वो सारे आर्टिस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आसाम, कर्नाटक एंड केरला। इसका एक कोड वर्ड भी आप बना के इसको याद कर सकते हैं। द रोल ऑफ द नरेटर नोन एज सूत्रधार इज वेरी क्रूशियल इन द सक्सेस ऑफ कठपुतली स्टेज शो। तो ये कठपुतली शो में अब एक्चुअल में डॉल्स तो बात करती नहीं, तो उसका एक नरेटर होता है जो ये पीछे से ऑपरेट करते करते वो बोलते जाता है, स्टोरी बोलते जाता है, तो उसे सूत्रधार कहा जाता है, यानी जो आपको स्टोरी नरेट करके सुना रहा है पूरा। The stage for this puppetry show is quite small, but the puppeteers use light and sound effects in an ingenious way. Shadow puppets, hand puppets, wooden puppets and string puppets are used in Kathputli shows. तो ये आपको पता ही होगा कि बहुत ही छोटा, रियलिटी में ये नॉर्मल जैसे स्टेज होते हैं, थिएटर स्टेज होते हैं, वैसे नहीं होते। ये बहुत ही छोटा सा होता है और वो पीछे आदमी बैठे होते हैं या साइड में होते हैं जो ऑपरेट करने वाले होते हैं। तो रियल जो शो होता है वो बहुत ही छोटा स्टेज में होता है और वो लोग लाइट एंड साउंड ये सारी चीजों का यूज करते हैं इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए, बहुत ही ज्यादा रियलिटिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। और शैडो पपेट्स होते हैं, हैंड पपेट्स, शैडो पपेट्स यानी शैडो से दिखाना स्टोरी। मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है इसका। हैरी पॉटर मूवी अगर आपने देखी है, हैरी पॉटर का सीरीज अगर आपने देखा है, तो हैरी पॉटर मूवी में जो मेरे ख्याल से 6 पार्ट था,
फिफ्थ या सिक्स पार्ट था, उसके अंदर वो लोग जो एक स्टोरी सुनाते हैं, डेथ डेथ विश वाली एक स्टोरी सुनाते हैं, उसके अंदर उन्होंने वो स्टोरी को एनिमेटेड पूरा शैडो पपेट्स के फॉर्म में सुनाया हुआ है। और वैसे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, आप मूवीज में देखे होंगे आपने। शैडो पपेट्स क्या होता है, यानी शैडोज का इस्तेमाल करके वो स्टोरी सुनाते हैं। कराटे किड मूवी भी आई थी, उसके अंदर भी उन्होंने पपेट शोज का इस्तेमाल किया था। फिर वुडन पपेट्स, यानी वुड का एक्चुअल में पपेट बना हुआ, उससे हम स्टोरी बताते हैं। हैंड पपेट्स में हम एक्चुअल में हाथों में इंसान सॉक्स या ऐसा कुछ टाइप ऑफ वो बनाते हैं, फेस बना रहता है उसमें, और हम उससे लाइक मूव करते हैं और उन खुद ही वो आवाज निकालते हैं, हेलो कैसे हो। तो ये जो है हैंड पपेट्री इसे कहते हैं। तो ये अलग अलग तरह के पपेट्री स्टाइल्स है जो जो कठपुतली शोज के अंदर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट हमारा एंटरटेनमेंट है दशावतार थिएटर। तो दश अवतार, ये नाम से ही आपको समझ में आएगा, दश अवतार यानी अलग अलग 10 अवतार। तो यहाँ पे विष्णु जी के 10 अवतार जो थे, उसकी पूरी कहानी है, जो यहाँ पे महाराष्ट्र में काफी पॉपुलर है, कोंकण एंड गोवा रीजन्स में, और भी जहां जहां पार्ट्स में होती है, तो उसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। दशावतार इज अ पार्ट ऑफ फोक थिएटर इन महाराष्ट्र। दशावतार shows are presented in the regions of Konkan and Goa after harvesting season is over। तो हार्वेस्टिंग सीजन के बाद ये सेलिब्रेशन के रूप में ये कराया जाता है। द स्टोरीज प्रेजेंटेड इन दिस शो आर बेस्ड ऑन 10 इनकारनेशंस ऑफ विष्णु। जैसे मैंने आपको कहा कि विष्णु जी के जो अवतार है अलग अलग, उसके ऊपर ये स्टोरी होती है। तो उनके अवतार के नाम भी दिए हैं आपको, मत्स्य, कूर्मा, वराहा, नरसिम्हा, वामना, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एंड कल्कि। तो जिसमें से बुद्ध तक के सारे अवतार वो ले चुके हैं ऐसा माना जाता है, और कल की अवतार अभी तक उन्होंने लिया नहीं है, ऐसा ये हमारा मिथोलॉजिकल स्टोरीज में आता है। एट द बिगिनिंग ऑफ द शो सूत्रधार द नरेटर इवोक्स लॉर्ड गणेशा द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑब्स्टिकल्स। हम हर शुभ काम चालू करने से पहले लॉर्ड गणेशा को याद करते हैं, डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑब्स्टिकल्स। इसलिए यहां भी उन्होंने बताया कि, और थिएटर में खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने थिएटर काफी किया अपने लाइफ में, और इससे ही मुझे मेरा, मैं समझता हूँ मेरी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा फर्क आया था। तो सूत्रधार नरेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब भी आप स्टार्ट करते हो, आप गणपति बाप्पा मोरया, अभी भी गणपति वेकेशन ही चल रहा है, तो आपको भी गणेश चतुर्थी की विशेष देना चाहूंगा अभी। सो कोई भी चीज, कोई भी सही काम करने से पहले हम बोलते हैं गणपति बाप्पा मोरया। सो ये चीज भी की जाती है वहां पे, प्रैक्टिकली नरेटर करता है वहां पे। द मेथड ऑफ एक्टिंग, मेकअप, कॉस्ट्यूम्स इन दशावतारा shows is set by the tradition. The show is mostly musical, but sometimes there may be a few spontaneous dialogues. The characters representing gods use wooden masks. The show ends by breaking dahi handi and earthen pots of curds, followed by आरती, सिंगिंग प्रेजेस ऑफ द गॉड। तो अब ओवरऑल क्या होता है, तो मोस्टली पहले तो ये म्यूजिकल शो है। म्यूजिकल यानी कि म्यूजिक, और उसके थ्रू ही ये चल रहा है पूरा, कोई एक्चुअल डायलॉग बाजी नहीं चल रही है जो नॉर्मल आप प्ले में इमेजिन कर रहे हो, वैसा यहाँ पे नहीं है। म्यूजिक और उसके थ्रू ही एक्ट चल रहा है बहुत ज्यादा। थोड़े बहुत अगर स्पॉन्टेनियस डायलॉग बोल दिए कुछ उन्होंने तो होते, उसके अलावा डायलॉग्स नहीं होते यहाँ पे प्रॉपर। और जो भी गॉड का रूप उन्होंने लिया रहता है अलग अलग, वो वुडन मास्क लगा के आते हैं, उन्होंने मेकअप किया होता है, कॉस्ट्यूम्स पूरे, जैसे कि आप ये फोटोज देख सकते हो सारे के सारे। तो ये बहुत ही ग्रैंड वे में उसको परफॉर्म किया जाता है, और आखिर में दही हंडी जो है उसे फोड़ के इसको वो एंड करते हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। फिर इन द 18th सेंचुरी श्यामजी नायक काले स्टार्टेड अ फड़। तो ये मराठी वर्ड है फड़। फड़ यानी कि एक ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट लोग को हम फड़ लाइक कहते हैं। और वो लाइक वो बेसिकली घूम घूम के अलग अलग जगहों पे थिएटर्स, स्ट्रीट प्लेस वगैरह करते हैं, तो उसे फड़ कहा जाता है। ऑफ दश अवतार आर्टिस्ट विच यूज्ड टू परफॉर्म ऑल ओवर महाराष्ट्र। तो श्यामजी नायक काले, ये नाम याद रखिएगा, इन्होंने 18th सेंचुरी में एक ग्रुप बनाई थी जो अलग अलग जगहों पे महाराष्ट्र में दश अवतार पूरा वो परफॉर्म करते थे। विष्णुदास भावे, द पॉइनर ऑफ मराठी थिएटर, स्टेज मिथोलॉजिकल प्लेस बाय इंट्रोड्यूसिंग सम मॉडिफिकेशंस इन द दस अवतार स्टाइल। अब विष्णुदास भावे जी ने क्या किया था, इसको मराठी थिएटर यानी एक पर्टिकुलर जगह पे स्टेज करा दिया था, और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसके अंदर उन्होंने मराठी थिएटर का, ये इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन माना जाता है, विष्णुदास भावे। दस द ओरिजिन ऑफ मराठी थिएटर कैन बी ट्रेस्ड थ्रू दस अवतार ट्रेडिशन। तो मराठी थिएटर कैसे लाइक फॉर्म हुआ, कैसे वो
लाइक एक कल्चर, हमारे कल्चर में इंक्लूड हो गया मराठी थिएटर, तो उसके ट्रेसेस बैक करेंगे तो हम दशावतार ट्रेडिशन को मानते हैं। जो एक नॉर्मल प्ले हो रहा था, म्यूजिकल प्लेज हो रहे थे, उससे हम धीरे धीरे मराठी थिएटर फॉर्म हो गया। मराठी थिएटर बहुत ही आज की तारीख में बहुत ही ज्यादा हिट है। एंड मैंने काफी मराठी थिएटर किया हुआ है अपने कॉलेज टाइम्स में। द मीनिंग ऑफ फड इज अ ट्रूप, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फड यानी कि एक ये मराठी वर्ड ही है। ट्रूप यानी कि बेसिकली ग्रुप ऑफ, आपका जो आपका पूरा ग्रुप है, उसके अंदर फिर आर्टिस्ट भी हो जाते हैं, मेकअप मैन भी हो जाता है, सब कुछ आपके जो पूरे ग्रुप है, जो ये पूरा थिएटर एक्ट कर रहा है, उसे हम कहते हैं ट्रूप्स। नेक्स्ट हमारा जो एंटरटेनमेंट स्टाइल था पहले का, था भजन, जो अभी भी काफी ये है। अभी तो आप देख ही रहे होंगे, बिकॉज फेस्टिवल चल रहा है गणेश चतुर्थी का, तो हम घर पे सेलिब्रेशन एंटरटेनमेंट भजन के थ्रू करते, कीर्तन करते हैं। तो ये सारा चीज हमारे यहाँ पे पहले से चलते आ रहा है, एंशियंट टाइम्स से चलते आ रहा है, एंटरटेनमेंट का सोर्स। टू सिंग सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड एंड चांटिंग गॉड्स नेम accompanied by instruments like tal, mridgam and पखवाज इज नोन एज भजन। तो भजन कैसे, भजन को हम कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, जब हम वो ताल बजाते हैं, मृदगम एक ढोल जैसा एक एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये सारी चीजें जब हम बजाते हैं और हम जो गाते हैं प्रेज ऑफ गॉड, उसे हम भजन कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ भजन, भजन के दो दो स्टाइल्स होते हैं, तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। चक्री भजन एंड सोंगी भजन। तो सोंगी भजन और चक्री भजन, चक्री भजन, डिवोटीज कीप मूविंग इन सर्कुलर फैशन एंड सिंग विदाउट ब्रेक। तो एक सर्कुलर फैशन में, चक्री चक्री नाम से ही आप समझ जाओगे कि गोल बैठ के सब लोग वो कर रहे हैं, और एक कंटिन्यू कंटिन्यू वो गाते जा रहे। जबकि सोंगी सोंगी भजन में द सिंगर एक्टर्स एक्ट एज डिवोटीज एंड डिलीवर डायलॉग्स इन द फॉर्म ऑफ डिवोशनल सॉन्ग। तो सोंगी भजन के अंदर वो लोग एक्ट करते हैं थोड़ा सा, और उसमें डायलॉग्स भी डिलीवरी करते हैं डिवोशनल सॉन्ग्स के अंदर। तुकडोजी महाराज इंट्रोड्यूस अ न्यू फॉर्म ऑफ भजन नोन एज खंजीरी भजन। तो अब तुकडोजी महाराज जो थे महाराष्ट्र के, उन्होंने एक नया तरीके का भजन चालू किया था, खंजीरी भजन। In North India, the bhajans composed by Sant Tulsidas, the great poet Surdas, Sant Mirabai and Sant Kabir are very popular. तो नॉर्थ इंडिया साइड ये अलग अलग जो सेंट्स हैं, उनके काफी भजन्स पॉपुलर है। आपने भी कभी कोई सुना होगा या पढ़ा होगा, या नहीं अगर किया है तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करें और थोड़े से इनके आप पोइट्रीज और भजन्स पढ़े। मीराबाई की काफी प्यारी प्यारी भजन्स है, जो काफी मतलब नॉर्मल टेम्पल्स वगैरह में भी गाते हैं। और संत कबीर के भी काफी अच्छे भजन्स और पोएम्स हैं, जो प्रेजेस ऑफ लॉर्ड है, प्रेजेस ऑफ गॉड है। वो भी आप अगर पढ़ेंगे आपको अच्छा लगेगा। कॉम्पोजिशंस ऑफ पुरंदर दास, कनक दास, विजय दास, भोधेंद्र गुरुस्वामी, भोधेंद्र गुरुस्वामी, त्यागराज, ये सारे नाम हैं जो अलग अलग लोग थे हमारे यहाँ पे, जो महारथी थे, जो स्कॉलर्स थे साउथ साइड के, वो कर्नाटका से बिलोंग करते। उन्होंने अलग अलग कॉम्पोजिशन यानी भजन क्रिएट किए थे, सॉन्ग ट्यून्स, वो सारा चीज क्रिएट, कंपोजिशंस है, उन्होंने खुद ये क्रिएट किया था। तो ये नाम अगेन पूरा इतना आप याद रखिएगा अलग अलग। इन गुजरात सेंट नारासी मेहता गेव मोमेंटम टू भक्ति मूवमेंट। इन महाराष्ट्र सेंट नामदेव सपोर्टेड द ट्रेडिशन ऑफ भजन कीर्तन थ्रू द ट्रेडिशन ऑफ वरकारी सेक्ट। तो वरकारी सेक्ट के बारे में आप जानते होंगे। तो नामदेव, ज्ञानदेव, ये इन्होंने सारे फिर तुकाराम जी, इन सब ने इस चीज को काफी प्रमोट किया था हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में। वरकारी, वरकारी का मतलब होता है जो पिलग्रिमेज, जो पिलग्रिमेज साइट्स है अलग अलग, जो विठल यहाँ पे काफी मानते हैं, जो विष्णु के ही हम अगेन विष्णु जी को ही हम ये कहते हैं विठल कहते हैं, विठोबा। तो जो पिलग्रिमेज जाते हैं, बेसिकली जो साइट्स पे जाते हैं अलग अलग, उसे वरकारी कहा जाता है, पिलग्रिमेज पे जाना ऐसा कहा जाता है। तो जो एक ये ट्रेडिशन था कि सब लोग वो ग्रुप बना के, अभी भी होता है, लोग चल चल के अलग अलग पिलग्रिमेज पे जाते हैं। बहुत लोग ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल कितने लोग, यानी गुजरात से मैं जानता हूँ, गुजरात से चल चल के वो शिरडी जाते हैं साईं बाबा जी के दर्शन यहाँ पे मंदिर में। तो वैसे ही ये अलग अलग जो पिलग्रिमेज पे जाते हैं, तो ये वो लोग भजन कीर्तन करते हुए चलते हुए जाते हैं। तो ये जो एक ट्रेडिशन था उस टाइम पे, जिसे वारकारी सेक्ट कहा जाता था। तो वरकारी सेक्ट डेवलप्ड अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ भजन कीर्तन, इन्होंने काफी भजन कीर्तन डेवलप किया था।
नेक्स्ट कीर्तन आ जाता है। भजन इज डिफरेंट, कीर्तन इज डिफरेंट। ऐसा बोलते हैं कि भजन एक अलग चीज होती है थोड़ी सी, और कीर्तन करना एक अलग चीज होती है। ट्रेडिशनली नारद मुनि इज सपोज टू बी द फाउंडर ऑफ कीर्तना ट्रेडिशन। तो नारद मुनि जी जो है, जो हम मानते हैं कि लॉर्ड्स के बीच में जो आपस में यहाँ से वहां नारायण नारायण, आपने जानते होगे इसके बारे में आप, तो वो उन्होंने माना जाता है कि वो है कीर्तन करने के फाउंडर। सेंट नामदेव इज नोन एज द फर्स्ट कीर्तनकार ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पहले कीर्तकार कोई जो है वो संत नामदेव है। अदर सेंट्स हेल्प द ट्रेडिशन टू फ्लोरिश। द कीर्तनकार इज ऑल्सो नोन एज हरिदास। उसे हरिदास भी कहा जाता है क्योंकि हरि यानी कि विष्णु यानी कि विठल, इनकी हम उनको हम उनके याद में उनके लिए हम गा रहे हैं नारायण नारायण। तो नारायण भी उन्हीं को कहा जाता है। या काठे करी भुआ भी कहा जाता है। ही हैज टू ड्रेस इन अ ट्रेडिशनल वे। उनका एक गेटअप होता है, पूरा एक प्रॉपर गेटअप, जैसे नारद मुनि का जो गेटअप होता है वही वैसा ही गेटअप होता है, और उनके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और वो एक स्पेसिफिक वे में ही गाते हैं, बात करते हैं। He has to dress in a traditional way. He needs to train himself in oratory. Oratory मतलब वही, उसे स्पेसिफिक तरीके से ही गाना और स्पेसिफिक तरीके से ही बात करना होता है। Oratory, singing and musical स्किल्स। सो ये अगेन कीर्तन का एक जो स्टाइल है वो बता रहे हैं। डांस और ह्यूमर, ये सारी चीजें उसको आनी चाहिए। ही नीड्स टू बी वेरी वेल इन्फॉर्म्ड। कॉमन सेंस की बातें, उन्हें नॉलेज बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए, इंफॉर्मेशन उनकी। कीर्तन इज परफॉर्म्ड इन टेम्पल और इन द प्रेजेंस ऑफ अ टेम्पल। तो टेम्पल में किया जाता है जनरली कीर्तन, और उसके आसपास की जगहों पे किया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट है ललित। ललित, अब इसके बारे में टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो नहीं किया है कभी ललित का। तो ललित इज अगेन एन फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट महाराष्ट्र का, जो पहले काफी लाइक पहले टाइम से हमारे यहाँ पे चलता आ रहा है। इट बिलोंग्स टू ट्रेडिशन ऑफ नारदिया कीर्तन, एक कीर्तन का टाइप है, उसको उसमें बिलोंग करता है। ये गोवा और कोंकण में बहुत पॉपुलर है। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ललित ऑन द ओकेजन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द प्रिसाइडिंग डिटी ऑफ दैट फेस्टिवल इज प्रेजेंट ऑन द थ्रोन, एंड देन शी इज इन्वोक्ड for fulfillment of a desire. The invocation continues as follows: Let everybody be granted their desire. Let entire village live in happiness till we perform next Lalit. Let the internal clashes vanish with this performance of Lalit. Let nobody's mind be spoiled with prejudice. Let all transactions happen with clear minds. Let the community's behavior be pious. तो अब वो कह रहे हैं कि कोई भी ललित इस तरह से स्टार्ट किया जाता है जिसमें हम जो सामने डीटी बैठी है, यानी जो जिस चीज को हम पूज रहे हैं उसको उसको इवोक करने के लिए, उनको जगाने के लिए, एक तरह से हम बोलते हैं, वो करने के लिए हम इस तरह से शुरुआत करते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स मांगते हैं। द ललित इज परफॉर्म्ड इन अ थिएट्रिकल स्टाइल। थिएटर जैसे स्टाइल में परफॉर्म होता है, प्लेज जैसे स्टाइल में परफॉर्म होता है। स्टोरीज ऑफ कृष्ण राम ग्रेट डिवोटीज आर प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। तो ये कृष्ण जी की कोई स्टोरी बताते हैं, या राम जी की कोई स्टोरी बताते हैं, या कोई भी और डिवोटीज जो थे, जैसे मीराबाई होगी, उनकी कोई स्टोरी इनेक्ट करके बताते हैं। फ्यू टेक्स्ट ऑफ ललित आर अवेलेबल इन हिंदी एज वेल। कुछ ललित के टेक्स्ट हिंदी में भी अवेलेबल है। जैसे कि मैंने कहा, ये महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल एंटरटेनमेंट सोर्स है, तो ये मराठी में ज्यादा अवेलेबल है। ललित फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ बैकड्रॉप ऑफ मॉडर्न मराठी थिएटर। तो सिंस ये एकदम थिएट्रिकल स्टाइल में हो रहा था, तो ये मराठी थिएटर का एक और बैकड्रॉप बन जाता है। जैसे ऊपर हमने देखा कि कैसे दशावतार भी एक मराठी थिएटर का एक बेस फाउंडेशन क्रिएट करते जा रहा था, वैसे ललित भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जो धीरे धीरे मराठी थिएटर, मॉडर्न मराठी थिएटर का एक फाउंडेशन क्रिएट करते जा रहा था। Next entertainment is Bharud. Bharud can be described as a metaphorical song that has spiritual and ethical lessons. Bharud is comparable to the style of a road show. Bharuds composed by Saint Eknath are popular in Maharashtra because of its wide range of subjects, dramatic quality, easy rhythm, and humor. Sant Eknath composed Bharuds with a purpose of educating people on various aspects of life. Next अभी है भारुद। भारुद मैं थोड़ा सर्च कर रहा था इंटरनेट पे, ये तो इसके अंदर थोड़ा सा कॉमिक ह्यूमर टाइप इसमें यूज करके कुछ ना कुछ लेसन सिखाया जाता है, लेसन, एथिकल लेसन बताया जाता है, जिसमें कोई भी टॉपिक लेके वो आपको उसमें गाइड कर सकते हैं। सॉन्ग और ह्यूमर ये सारा ड्रामेटिक वे में बोल बोल के आप ऑनलाइन सर्च करिएगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। मराठी में ही मोस्टली मिल रहे थे जितने भी मैंने देखे। तो आपको मराठी अगर समझ में आती है, थोड़ा और आपको आनी ही चाहिए क्योंकि आपका सब्जेक्ट है, बट स्टिल लाइक अगर आपको इंटरेस्ट है
तो आप जरूर इसके बारे में देखिएगा। काफी एक दो मैंने देखे, मुझे काफी कुछ कुछ पार्ट थोड़ा जितना समझा काफी अच्छा लग रहा था वो सुनने में। नेक्स्ट है तमाशा। तमाशा इज अ पर्शियन वर्ड, इट मीन्स अ प्लीजिंग साइट। Tamasha developed an independent art form in the 18th century. By absorbing various traits of folk theatre, classical arts, there are two types of traditional tamasha. तो तमाशा सबसे पहले एक शब्द है जिसका मीनिंग होता है प्लीजिंग साइट, पर्शियन शब्द है ये, जिसका मीनिंग होता है देखने में जो अच्छा लग रहा है, तमाशा। हालांकि इसे हम नेगेटिव वे में यूज करते हैं कि तमाशा मत करो, तो रियल में इसका मीनिंग है बहुत ही देखने लायक वाली चीज। तो ये 18 सेंचुरी के आसपास डेवलप हुआ, जिसके अंदर एक फोक थिएटर जो चलते आ रहा था, क्लासिकल आर्ट्स जो था, उसका मिश्रण होके ये बना हुआ चीज था। दो तरह के ट्रेडिशनल तमाशा है, संगीत भरी एंड ढोलकीचा फड़। तो दो अगेन ये टाइप आप याद रखिएगा, ट्रेडिशनल टाइप्स याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा ऐसे। डांस एंड म्यूजिक आर मोर इंपॉर्टेंट देन ड्रामा इन द संगीत भरी। तो संगीत भरी, तो संगीत भरी वाला जो स्टाइल है उसके अंदर म्यूजिक और डांस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट द एक्चुअल ड्रामा जो हो रहा है। तमाशा विद ड्रामा एज अ मेन पार्ट वाज डेवलप लेटर। बाद में धीरे धीरे डेवलप हुआ कि उसके अंदर हम ड्रामा पार्ट ज्यादा इंक्लूड कर रहे हैं, डायलॉग्स वगैरह ज्यादा इंक्लूड कर रहे हैं। इट इंक्लूडेड वग वग, इसका प्रोनाउंसिएशन वज होगा, वग होगा, आई हैव नो आइडिया। द ड्रामेटिक पार्ट, जिसको जो ड्रामेटिक पार्ट है उसे वग 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 या वज कहा जाता है। लिटिल लेटर द वज बिकेम्स वेरी लाइवली एंड एंटरटेनिंग बिकॉज ऑफ इट्स स्पॉन्टेनियस ह्यूमर। और ये धीरे धीरे और एंटरटेनिंग बनते गया और उसके अंदर थोड़ा सा ह्यूमर भी डाला गया। The show begins by singing the praise of Lord Ganesha as usual, known as the Gana. It is followed with the presentation of Gavalan. Gavalan यानी जो गाएगा अभी next. The second part of the tamasha presents the Vaj यानी actual drama part अब आएगा. The popular plays like the विच्छा माजी पूरी करा। विच्छा मतलब इच्छा, इच्छा वर्ड का विच्छा, मराठी में इसको पढ़ना है आपको, विच्छा माजी पूरी करा। और घड़ावात से लग्न, घड़ावात से लग्न आर एग्जाम्पल्स ऑफ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ तमाशा। तो ये तमाशा के दो नाम एग्जाम्पल दिए हैं। तमाशा का सीक्वेंस दिया बताया है कि सबसे पहले लॉर्ड गणेशा को प्रेज करेंगे, फिर गावलन स्टार्ट होगा, नरेशन थोड़ा सा स्टार्ट होगा, फिर सेकंड पार्ट में तमाशे में ड्रामा पार्ट स्टार्ट होगा, और फिर वो लाइक एंड होगा। तो काफी अगेन तमाशा आपने देखे होंगे या सुना होगा, तो इंटरनेट पे काफी कुछ अवेलेबल है इसके बारे में, तो जरूर देखिएगा अलग अलग फॉर्म्स ऑफ तमाशा। पोवाड़ास, तो पोवाड़ास के बारे में हम जानते हैं कि शिवाजी की स्टोरीज में हमने देखा था कि उन पोवाड़ास गाए जाते थे। पोवाड़ास आर बेसिकली सॉन्ग्स जिसके अंदर हम सामने वाले की तारीफ करते हैं। कोई वॉरियर हो या कोई पर्टिकुलर स्टोरी हो, कोई वॉर की स्टोरी हो या पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर वॉरियर ही हो, उसकी हम तारीफों में हमने वो गाया होता है, उसे पोवाड़ा कहा जाता है। तो पोवाड़ास भी काफी अच्छे थे, ऑनलाइन मैंने एक दो सुने, तो वो भी आप देखिएगा जरा। पोवाड़ा इज अ ड्रामेटिक नरेशन, एक ड्रामेटिक नरेशन है जिसके अंदर वो, मैंने वो सुना जिसमें शिवाजी महाराज और अफजल खान को वो मारते हैं, वो वाली मैंने पोवाड़ा सुनी। तो काफी ही ड्रामेटिक वे में उसको गाया जाता है। कुछ कुछ मराठी फिल्मों में भी पोवाड़ा गाए जाते हैं, काफी इनफैक्ट गाए जाते हैं। शिवाजी महाराज की कोई भी मूवीज आप देखो उसमें जरूर कोई ना पोवाड़ा गाया जाता है। तो आप ऑनलाइन अगेन इसको देखना, यूट्यूब वगैरह पे सब कुछ अवेलेबल है, काफी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। पोवाड़ा इज अ ड्रामेटिक नरेशन बाय अल्टरनेटिंगली रिसाइटिंग पोइट्री एंड प्रोजैक एक्सट्रैक्ट। तो पोइट्री फॉर्म भी होता है और प्रोजैक स्टोरी भी होती है। पोवाड़ा नरेट्स ग्रेट डीड्स ऑफ हीरोइक मेन एंड वुमेन इन अ वेरी फोर्सफुल एंड इंस्पायरिंग स्टाइल। तो ये महान लोगों की कहानियां एकदम बहुत ही स्ट्रांग वे में बताया जाता है कि सामने वाला सुन के इंस्पायर हो जाए। द पोवाड़ा कंपोज बाय अज्ञान दास, अ कंटेम्पररी पोएट ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, नरेटिंग द इंसिडेंट्स ऑफ किलिंग अफजल खान। यही मैं बात कर रहा था, यही मैंने सुना हुआ, बट ये ओरिजिनल वाला था कि नहीं पता नहीं, यूट्यूब पे मैंने बट यही वाला सुना जिसमें शिवाजी महाराज और अफजल खान का स्टोरी बताया गया है। एंड अनदर वन ऑफ द बैटल ऑफ सिंहगढ़ कंपोज बाय तुलसीदास आर टू वेल नोन एग्जांपल्स ऑफ पोवाड़ा। तो अगेन दो एग्जांपल दिया हुआ है आपको, इसके बारे में आप सर्च करके इसको सुन सकते हैं। In the British period, povadas narrating the stories of Omaji Nayak, Chapekar brothers, Mahatma Gandhi were composed. During the Samyukta Maharashtra movement, the povadas were used as a medium of creating public awareness. तो ब्रिटिश के जमाने में ये हमारे लिए एक सोर्स था जिससे हम लोगों को कनेक्ट कर सके, लोगों को अवेयर कर सके जो भी चीजें चल रही है उसके बारे में।
नेक्स्ट हमारा फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इज मराठी थिएटर, जिसके बारे में हम कब से पढ़ रहे हैं कि मराठी थिएटर कैसे फॉर्म होते गया, धीरे धीरे कैसे वो एक प्रॉपर, एक आज की तारीख में एक आर्ट फॉर्म है पूरे का पूरा। तो उसके बारे में, थिएटर इज अ प्लेस डिवोटेड टू परफॉर्मेंसेस आइदर सोलो और कलेक्टिव ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो यहाँ पे एक सोलो आर्टिस्ट होता है या तो एक पूरा ग्रुप परफॉर्म करता है। पार्टिसिपेशन ऑफ द आर्टिस्ट इज एज वेल एज द ऑडियंस इज एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल परफॉर्मेंस। तो आर्टिस्ट ही नहीं, ऑडियंस का पार्टिसिपेशन भी जरूरी होता है। अगर ऑडियंस ध्यान ही ना दे, केयरफुली सुने नहीं, रिएक्शंस ना दे, तो सक्सेसफुल परफॉर्मेंस नहीं मानी जाती है। द थिएटर कंप्राइजेस सेवरल फैक्टर्स सच एज स्क्रिप्ट, डायरेक्टर, आर्टिस्ट, मेकअप, कॉस्ट्यूम, स्टेज आर्ट डिजाइन, लाइटनिंग अरेंजमेंट, ऑडियंस, क्रिटिक्स। ये सारी चीजें बहुत जरूरी थी होती है एक थिएटर प्ले में। डांस एंड म्यूजिक कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द ड्रामा, ये तो होता ही है। म्यूजिक लाइटिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लाइटिंग्स। A drama is usually enacted with the help of dialogues. However, mime can also be the use of medium. Mime यानी सिर्फ इशारों में बातें, मतलब बातें एक्चुअल में बातें नहीं करना, इशारों में करना जो भी चीज आप करो उसे माइमिंग कहा जाता है। तो थिएटर तो आप जानते ही हो, प्लेज आप जानते ही हो, आपने अगर अपने स्कूल टाइम में किए हैं या कॉलेज टाइम में अभी भी आप कर सकते हो तो जरूर करेगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मैंने काफी हिंदी मराठी प्लेस किए हुए हैं, जिससे काफी कुछ सीखा है मैंने अपने लाइफ में। द रूलर्स ऑफ भोसले फैमिली ऑफ तंजोर वेर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ ड्रामा। तो जो हमारे यहाँ पे भोसले फैमिली जो एक पूरा, ये आगे हम अगर शिवाजी महाराज की हिस्ट्री और ये पूरा अगर आया तो ये सब हम पढ़ेंगे, ये लोग कौन थे सब लोग। तो भोसले फैमिली जो थी वो लोग काफी ड्रामा को प्रमोट करती थी। सम ऑफ देम हैड रिटन अ फ्यू प्लेज, कुछ लोगों ने तो प्लेज लिखे भी थे और ट्रांसलेट किए थे संस्कृत प्ले में से। द 19th century saw a great development of Marathi theatre. विष्णुदास भावे इज नोन एज द फादर ऑफ मराठी थिएटर। तो विष्णुदास भावे नाम अगेन अंडरलाइन कर लीजिएगा, हमने ऊपर भी नाम पढ़ा है, मराठी थिएटर के फादर माने जाते हैं। सीता स्वयंवर वॉज द फर्स्ट प्ले प्रेजेंटेड बाय हिम। तो उन्होंने सीता का स्वयंवर ये प्ले पहला उन्होंने रचा था और वो उन्होंने परफॉर्म करवाया था स्टेज पे। The movement started by Vishnudas Bhave was followed in Maharashtra by historical, mythological, and also light farcical stage plays. The farcical stage plays dealt with social issues in a humorous way. तो जैसे ही एक ये स्टार्ट हुआ प्लेज के थ्रू अपना बातें बताना, मैसेज बताना, तो स्टार्ट विष्णुदास भावे जी ने किया। उसके बाद अलग अलग लोग हिस्टोरिकल आइडियाज स्टेज पे परफॉर्म करने लग गए, माइथोलॉजिकल स्टोरीज को परफॉर्म करने लग गए, एंड कुछ ऐसी बातें जो सोशल इश्यूज है उसको कॉमेडी वे में बताने लग गए, जिसे फार्सिकल प्लेस कहा जाता है। कॉमेडी वे में उसको सटायर, ब्लैक कॉमेडी भी कहा जाता है, उस तरीके से सोशल इश्यूज के बारे में बताना। तो ये सारे स्टाइल्स अलग अलग स्टेज पे प्लेज के रूप में हम देखने लग गए। इनिशियली नो रिटन स्क्रिप्ट्स वर यूज, स्टार्टिंग में कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं होती थी। आज की तारीख में स्क्रिप्ट के बिना काम नहीं होता। सबसे पहला चीज आपके पास स्क्रिप्ट होनी चाहिए, उसके अंदर बहुत क्लियरली डायलॉग्स, एक्टर्स, आर्टिस्ट सब कुछ मेंशन होता है आजकल। वो फिर होता है, फिर काम आगे बढ़ता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग स्पॉन्टेनियसली जो आता था ऑन द स्पॉट वो करते थे, जो भी उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन थोड़ा सा दे दिया जाता था। लेकिन अभी स्क्रिप्ट के बिना काम नहीं होती है। Often only the lyrics were written down, but the dialogues used to be spontaneous. तो lyrics पहले लिखे जाते थे, dialogues spontaneous होते थे, on the spot होते थे। Kirthane was the first author who wrote the script of थोराड़े माधवराव पेशवे। तो जो पेशवा थे थोराड़े माधवराव, उनकी स्क्रिप्ट लिखी थी पहली V. J. किरथाने ने, और वो ना 1861 में उन्होंने उसको लिखी थी और प्रिंट कॉपी अवेलेबल थी। ये मैंने अमेजोन पे चेक किया, अभी भी अवेलेबल है, आप चाहे तो ले सकते हो। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ हैविंग अ कंप्लीट रिटन स्क्रिप्ट रेडी बिफोर स्टेजिंग अ प्ले। तो ये अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे क्यों मेंशन किया गया सर, क्योंकि ये पहली बार ऐसा था जो प्ले की स्क्रिप्ट पहले मौजूद थी और फिर प्ले को सेट किया गया था, बिठाया गया था। In the later half of the 19th century, Balkrishna Bhuva Ichal Karanjikar made special efforts to introduce classical ख्याल म्यूजिक इन महाराष्ट्र। तो ख्याल म्यूजिक एक तरह का फ्यूजन म्यूजिक है, जो ख्याल मतलब वर्ड ही ख्याल मतलब इमेजिनेशन होता है। तो ये एक तरह का फ्यूजन मिक्स म्यूजिक है जो धीरे धीरे थिएटर्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। आफ्टर हिम उस्ताद अलादिया खान, उस्ताद अब्दुल करीम खान एंड उस्ताद रहीमत खान कंट्रीब्यूटेड इन अ ग्रेट वे। ये लोग ने काफी ये म्यूजिक वे में यहाँ पे
अपना जो भी है इनपुट्स दिए थे काफी ज्यादा. Their efforts helped in developing a taste of classical music among the audience in Maharashtra. The growing audience in Maharashtra, the growing popularity of classical music resulted in the origin of musical Marathi theatre. The musical plays of Kirloskar Mandali became very popular. तो अब धीरे धीरे म्यूजिकल मराठी थिएटर ये आने लग गया, यानी थिएटर्स के अंदर अब म्यूजिकल प्लेज होने लग गए. वो वो एक दौर भी आने लग गया. और किर्लोस्कर मंदाली का जो बहुत ही ज्यादा एक पॉपुलर प्ले था, संगीत शकुंतला, जो उन्होंने नहीं लिखा था. किर्लोस्कर अर्नड अ ग्रेट पॉपुलैरिटी. रिटन बाय अन्ना साहब किर्लोस्कर, उन्हीं का नाम लग रहा है मुझे. संगीत शकुंतला उन्होंने लिखा था, जो एक तरह का म्यूजिकल मराठी प्ले था. अनदर म्यूजिकल प्ले शारदा शारदा, रिटन बाय गोविंद बल्लाल देवल, is quite important as it comments in humorous style on the evil custom of marrying young girls to aged men. तो उस जमाने में आपको पता ही था कि जो एज ज्यादा एज वाले मेन थे, उनकी शादी बहुत ही छोटी गर्ल से हो जाए, 12 साल 10 साल 8 साल की लड़कियों से करा दी जाती थी. तो उस ये जो एक इविल कस्टम था, उसके ऊपर एक ह्यूमरस वे में कमेंट करने वाला एक एक प्ले लिखा गया था, म्यूजिकल प्ले. गोविंद देवल जी ने लिखा था. शारदा शारदा, ओके. संगीत शारदा इसका नाम था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली. ऑल्सो प्लेस सच एज मूक मूक नायक, रिटन बाय श्रीपद कृष्ण कोलटकर. संगीत मना पमन मना पमन, रिटन बाय कृष्णजी प्रभाकर खादिलकर. एंड एकच प्याला, रिटन बाय राम गणेश गडकरी, आर इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मराठी थिएटर. तो ये उन कुछ प्लेस के नाम दिए, 3-4 प्लेस के नाम दिए हैं, और उनके राइटर्स के नाम दिए हैं, ऑथर्स के नाम दिए हैं, जिन्होंने ये प्ले लिखे. प्ले राइट माने जाते हैं, जैसे शेक्सपियर एक प्ले राइट माने जाते हैं, वैसे ये सारे प्ले राइट है जिन्होंने मराठी प्लेज लिखे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे मराठी थिएटर के डेवलपमेंट के लिए. डू यू नो बॉक्सेस में बहुत ज्यादा एक्चुअली इंफॉर्मेशन दी है, आप जरूर इसमें पढ़िएगा. हम आगे बढ़ेंगे. द पॉपुलर प्लेज रिटन बाय आचार्य आत्रे लाइक षष्ठांग नमस्कार, उद्याचा संसार, घराबाहेर, ये सारे आप नाम से ही समझ सकते हो मराठी प्लेज है टिपिकल, एटसेट्रा, हेल्प द मराठी थिएटर टू सस्टेन थ्रू अ टेम्पररी डिक्लाइन. तो जो एक टेम्पररी डिक्लाइन थी, लेकिन तब ऐसे कुछ प्लेज आए जो लिखे गए थे बाय आचार्य आत्रे, उनकी वजह से मराठी थिएटर चलता रहा. द रिसेंट प्लेज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल थीम्स लाइक रायगढ़ला जेव्हा जग येते, मतलब जब रायगढ़ रायगढ़ यानी जब जहाँ पे शिवाजी का फोर्ट है, वहां पर संभाजी शिवाजी के ऊपर ये पूरा प्ले था. मैंने ये अगेन थोड़ा सा यूट्यूब पे ये देखा, काफी अच्छा था, आप देख सकते हो इसको. तो रायगढ़ला जेवा जग येते, यानी जब रायगढ़ जाग जाता है, वेक्स अप, ऐसा. फिर दूसरा था इथे ओसाळाला मृत्यू बाय वसंत कानेटकर. फिर घस घस घसीराम कोटवाल भी विजय तेंदुलकर द्वारा बहुत ही प्यारा बुक है, प्ले है, और उसमें भी उन्होंने उसी सब जमाने की बात की हुई है, जब पेशवाज वगैरह होते थे, छत्रपति वगैरह होते थे, तभी की बात की है. तिलक आणि आगरकर बाय विश्राम बेडेकर बिकेम वेरी पॉपुलर. तो अगेन आपको 4-4 नाम दिए हैं, जो मॉडर्न थोड़े से अभी के रीसेंट प्लेस के नाम दिए हैं, जो सारे के सारे कहीं ना कहीं बुक फॉर्म में या यूट्यूब पे वीडियो फॉर्म में अवेलेबल है. तो आप जरूर इसको थोड़ा सा देखिएगा. द मराठी स्टेज कंटिन्यू टू गेट एनरिच्ड बिकॉज ऑफ इट्स वेरिड सब्जेक्ट्स एंड टाइप्स ऑफ द प्ले. मराठी स्टेज आर्टिस्ट ऑफ द बायगॉन एरा लाइक गणपतराव जोशी, नारायण राव राजहंस, more popularly known as Bal Gandharv, Keshavrao Bhosle, Chintaman Rao Kolhatkar, and Ganpat Rao Bodas are still remembered as. ये सारे अलग अलग आर्टिस्ट लोग के नाम है, एक्टर्स लोग के नाम है, उस जमाने में उनके नाम है, वेरी ग्रेट एक्टर्स. आज भी उन्हें ग्रेट एक्टर्स के रूप में याद किया जाता है. द अर्ली मराठी प्लेज वेर स्टेज ऑन ओपन ग्राउंड पे होता था. ये पहले टिपिकल ऐसा स्टेज जैसा अभी जैसा होता है, इतना प्रोफेशनल वैसा नहीं होता था. द ब्रिटिश फर्स्ट बिल्ड क्लोज थिएटर्स लाइक प्ले हाउस, रिपन, विक्टोरिया इन मुंबई. तो ब्रिटिश कल्चर भी, जब ब्रिटिश लोग जब आए तो वो भी अपना प्ले कल्चर तो पहले से ही था उनके वहां पे. हमारे यहाँ पे हम नया नया ये चालू कर रहे थे, तो ब्रिटिश ने प्ले हाउसेस बना दिए थे अलग अलग, जहां पे ये थिएटर्स में परफॉर्मेंस होती थी. देयर आफ्टर द शोज ऑफ मराठी प्लेज ग्रेजुअली टू क्लोज थिएटर्स, और उसके बाद धीरे धीरे ये मराठी प्लेज भी वहां पे प्ले होने लग गए. नेक्स्ट है हमारा
बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, दैट इज द सिनेमा. Cinema is a medium that brings together art and technology. With the technology of motion pictures, the film became industry came into being. It gave rise to era of silent movies. Later, the technology of sound recording was introduced, and age of sound movies began. तो सबसे पहले आपको पता होगा साइलेंट मूवीज बनती थी. राजा हरिश्चंद्र करके पहली मूवी माना जाता है, और बहुत सारी साइलेंट मूवीज थी. मतलब तब साउंड टेक्नोलॉजी को कैप्चर करना हम सीखे नहीं थे अभी तक. ब्लैक एंड व्हाइट सिर्फ हम ये करते थे. उस मूवी में पहले की इनफैक्ट बहुत सारी मूवीज में फीमेल्स भी नहीं थी, तो फीमेल का रोल मेन लोग ही, आदमी लोग ही फीमेल का पूरा जो अटायर था वो करके प्ले करते थे. तो काफी ही स्ट्रगलिंग एक टाइम था, और काफी उतना होने के बावजूद काफी एंटरटेनिंग वो सारी चीजें थी. तो ये हम सिनेमा की अब बात करेंगे. द ऑनर ऑफ मेकिंग एंड रिलीजिंग द फर्स्ट फुल लेंथ मूवी गोज टू महाराष्ट्र. सबसे पहला महाराष्ट्र ही वो जगह था जहां पर पहली एक फुल लेंथ प्रॉपर ऐसा 1-2 घंटे वाली मूवी जो बनी थी वो महाराष्ट्र में बनी थी. महाराष्ट्र इज नोन एज द लैंड दैट नर्चर द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. तो आप जानते ही हो बॉलीवुड हमारा यहाँ पे बना हुआ है. द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मदन राव माधव राव पिटाले, द पटवर्धन फैमिली ऑफ कल्याण, हरिश्चंद्र सखाराम भाट भाटवा भाटवाड़ेकर, एंड ऑल्सो नोन एज सावे दादा, इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये लोग जो थे उस जमाने के रॉयल फैमिलीज या जो भी वो कंट्रीब्यूटर्स थे अलग अलग, वो उनके प्रॉपर नाम यहाँ पे आपको दिए गए हैं हमारे हिस्ट्री में, जो आपको समझने हैं कि कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए इन्होंने, जिनका कहीं और वर्णन नहीं है. Later, Gopal Ramchandra Torane, also known as Dada Saheb Torane, and A.P. Karandikar, S.N. Patankar, V.P. Divekar sought help of foreign technicians and made a movie entitled पुंडलिक. तो उन्होंने पुंडलिक करके एक मूवी बनाई थी फॉरेन टेक्नीशियंस का इस्तेमाल करके, ताकि सिनेमाटोग्राफी और वगैरह वो सब हम फॉरेन टेक्नोलॉजी सीख रहे थे. हमारे पास अभी तक वो सब आया नहीं था और ना ही हमें आता था करना. तो ये नाम अगेन याद रखिएगा आप. इट वाज रिलीज्ड इन मुंबई इन 1912 में रिलीज हुई थी. राजा हरिश्चंद्र, अ मूवी डायरेक्टेड बाय दादा साहेब फाल्के, वाज द फर्स्ट टू बी प्रोसेस कंप्लीटली इंडिया. तो इसीलिए जो मैंने अभी नाम लिया था राजा हरिश्चंद्र, तो दादा साहेब फाल्के माने जाते हैं द ग्रेट फादर ऑफ सिनेमा, माने जाते हैं ये. और उन्होंने पूरी प्रॉपर मूवी इंडिया में ही पूरी की, विदाउट एनी अदर लाइक फॉरेन हेल्प और समथिंग. तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी है राजा हरिश्चंद्र, और पहली मूवी भी हम इसी को मानते हैं. इट वॉज रिलीज इन मुंबई 1913. ही ऑल्सो क्रिएटेड साइलेंट मूवीज नेम्ड एज मोहिनी, भस्मसुर, सावित्री सत्यवाना, also documentaries on the rock cut caves of Verul, pilgrim centers of Nashik, त्रिम्बकेश्वर. तो इन्होंने, दादा साहब फाल्के जी ने बहुत अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज की, मूवीज बनाई, साइलेंट मूवीज बनाई, काफी कुछ इन्होंने किया उस जमाने में जब कुछ भी नहीं था रिलेटेड टू सिनेमा. लेटर अ ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग मूवीज ऑन हिस्टोरिकल एंड मैथोलॉजिकल सब्जेक्ट्स केम टू बीइंग. और धीरे धीरे लोगों ने फॉलो किया और हिस्टोरिकल टॉपिक्स और मैथोलॉजिकल टॉपिक्स पे मूवी बनाना सबने चालू कर दिया. आनंद राव पेंटर, द first one to make a cine camera of Indian make, also got interested in making of movies. तो आनंद राव पेंटर पहले थे जिन्होंने इंडिया में ही कैमरा बनाया प्रॉपर. हिज कजिन बाबू राव पेंटर, ऑल्सो नोन एज मिस्त्री, मेड साइरंध्री प्रोनाउंसिएशन होगा इसका, इन 1918. इन्होंने एक मूवी बनाई. ही मेड दिस फर्स्ट हिस्टोरिकल मूवी सिंहगढ़. तो उन्होंने, अगेन सिंहगढ़ है तो मेरे ख्याल से अगेन शिवाजी महाराज रिलेटेड ही कुछ यहाँ पे होगा. ये सारी मूवीज ऑनलाइन आपको इजीली नहीं मिलेगी क्योंकि इसके प्रिंट वगैरह सब इतने पुराने हैं. मैंने लकीली राजा हरिश्चंद्र पुणे जब मैंने एक बार विजिट किया था, वहां पे पुणे में हमारे यहाँ एक एक बेसिकली म्यूजियम है. वहां पर सिनेमा म्यूजियम है. वो एक्चुअली आर्काइव म्यूजियम है, फिल्म आर्काइव म्यूजियम है. वहां पे बहुत सारे सारी मूवीज के रील्स वहां पे मिलते हैं. तो वहां हमें राजा हरिश्चंद्र मूवी दिखाई गई थी. तो आई वॉज लकी टू सी दैट राधा हरिश्चंद्र मूवी वो मैंने देखी है. बट बाकी ये जो मूवीज के यहाँ पे नाम आ रहे हैं वो ऑनलाइन आपको शायद ही कुछ प्रिंट या कुछ क्लिप्स देखने मिलेंगे. ही ऑल्सो क्रिएटेड हिस्टोरिकल मूवीज लाइक कल्याणचा खजीना, कल्याणाचा खजीना, तो कल्याण का खजीना ऐसा कुछ मूवी उन्होंने बनाई. फिर बाजी प्रभु देश पांडे, तो ये तो हम कैरेक्टर का ही नाम जानते हैं. नेताजी पालकर. ही ऑल्सो मेड अ मूवी ऑन अ रियलिस्टिक सोशल इशू एंटाइटल सावकारी पश.
तो उन्होंने सोशल इश्यू, साहूकारी, साहूकारी आपको पता है साहूकारी करना, तो साहूकारी पक्ष ये उन्होंने एक सोशल इशू पे भी मूवी बनाई थी। इन 1925 भालाजी पेंढरकर मेड अ मूवी एंटाइटल बाजीराव मस्तानी। तो बाजीराव मस्तानी सिर्फ संजय लीला भंसाली ने नहीं बनाई, ये पुरानी मूवी ऑलरेडी बन चुकी है। However, the British government suspected it to be a medium of spreading nationalistic sentiment and it was banned। लेकिन उस जमाने में ब्रिटिश हमारे यहाँ पे थी और ब्रिटिश ने सस्पेक्ट किया कि ये लोगों के अंदर देशभक्ति वाली भावना ज्यादा जगा के हमें प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, तो उन्होंने वो मूवी बैन कर दी थी। कमलाबाई मनगरुलकर वॉज द फर्स्ट विमेन प्रोड्यूसर। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट हो गया, पहली विमेन जो प्रोड्यूसर थी। शी प्रोड्यूस सावल्या तंडल एंड पन्ना दाई, ये मूवीज उन्होंने प्रोड्यूस की थी। राम शास्त्री, अ मूवी मेड बाय प्रभात कंपनी इन 1944, became very popular in the post independence period। a few movies were made on historical themes। Acharya Atre made a movie in the life of Mahatma Phule। Vishram Bhedekar made movie on the life of Vasudev Balwant Phadke। Dinakar D Patil made a movie entitled Danyate Santaji Dhanaji। Bal Shivaji, the movie made by Prabhakar Penderkar, ऑल्सो नीड्स अ स्पेशल मेंशन। तो ये अगेन पूरा सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे एक्चुअली सब लोग, कि इनकी एक एक मूवी ने पूरा जो है हिस्ट्री में माइलस्टोन्स है ये, और इनकी वजह से बहुत लोगों की लाइफ चेंज हो जा रही है। इसलिए ये सारे मेंशन उन्होंने, वो यहाँ पे बोल रहे कि ये स्पेशल मेंशन यहाँ पे करना ही पड़ेगा हमें, ये सारे इतने सारे नाम इनके, ये प्रोड्यूसर्स है, डायरेक्टर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, और उनकी वो मूवी के नाम है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक आप लिस्ट बना दीजिए प्रॉपर, एक तरफ आप ऑथर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर का नाम, और एक तरफ उनकी मूवीज का नाम। ऐसा आप एक पूरा लिस्ट बना के अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको अच्छा होगा। Historical movies were also made in Hindi. The Hindi movies made in the pre-independence period, Sikandar, Tansen, Samrat Chandragupta, Prithvi Vallabh, and Mughal-e-Azam were made with a historical backdrop. Dr. Kotanis ki Amar Kahani was based on a true story. The movies based on the Indian struggle for independence, such as Andolan, Jhansi ki Rani, also deserve a mention. So अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम हिस्टोरिकल मूवीज कौन सी बना चुके थे जो पूरे हिस्टोरिकल उनका बैकड्रॉप होता था, यानी पूरी हम एक्चुअल हिस्ट्री उसमें हम देखते थे। जैसे कि सिकंदर, सिकंदर इज नथिंग बट अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनको पर्शियन भाषा में सिकंदर कहा जाता है, और उनके ऊपर ये पिक्चर पूरी थी जिसमें पृथ्वीराज कपूर जी ने काम किया था। पृथ्वीराज कपूर जी इज द फादर ऑफ राज कपूर, ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ रणवीर कपूर। तानसेन, तानसेन आप जानते ही हो, जिनकी आवाज में ऐसा ऐसा उनके वो गाते थे कि वो बारिश करा देते थे, ये आपने स्टोरी सुनी ही होगी उनके बारे में। सम्राट चंद्रगुप्त, इनके बारे में काफी हम कुछ नेक्स्ट चैप्टर में देखने ही वाले हैं कि मौर्य एम्पायर के महान सम्राट, जो पहले सम्राट टाइटल जिन्हें मिला था, उनके ऊपर ये मूवी थी सम्राट चंद्रगुप्त। और मुगले आजम, ये सबसे कॉमन मेरे ख्याल से मूवी होगा जो आप लोग ने नाम सुनी होगी मेरे ख्याल से। एंड अगेन इसमें जिसने जो मेन एम्परर का रोल किया हुआ है, अकबर एम्परर का, वो अगेन इज द सेम पर्सन, पृथ्वीराज कपूर, जिन्होंने सिकंदर में अपने लाइक वो यंग जब थे तब उन्होंने काम किया था। एंड डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, अगेन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फिल्म जो उस जमाने में बनी थी, जिसमें डॉक्टर कोटनिस करके एक पर्सन थे एक्चुअली, जिन्होंने काफी हेल्प की थी चाइना की, चाइना के साथ जब जापान का वॉर हुआ था, जापान रिबेलियंस, जापान ने जब हमला कर दिया था चाइना पर, एक टाइम था तब, और चाइना के रिबेल्स के साथ मिलके डॉक्टर कोटेनिस ने अपने डॉक्टर होने का धर्म निभाया था। एंड काफी अच्छी स्टोरी है ये भी, ये यूट्यूब पे आपको सारी मूवीज मिल जाएगी, आप जरूर ये मूवीज देखिएगा। फिर आता है प्रोडक्शन स्टूडियो सच एज बॉम्बे टॉकीज, राजकमल प्रोडक्शंस, आरके स्टूडियोज, नवकेतन एटसेट्रा प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। तो बॉम्बे टॉकीज बहुत ही कॉमन, सबसे पुराना अगर मैं स्टूडियो कहूंगा तो बॉम्बे टॉकीज है। देविका रानी करके इनकी ओनर थी, उनके हस्बैंड और ये, और देविका रानी उनके हस्बैंड के बाद देविका रानी जी ने इसको संभाला था। इन्होंने ही दिलीप कुमार को पहला ब्रेक दिया था बॉलीवुड के अंदर, तब के बॉलीवुड के अंदर। एंड अशोक कुमार भी काफी पुराने एक्टर है
जो बॉम्बे टॉकीज से जुड़े हुए थे पहले, एंड काफी पुरानी मूवीज की अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में टाइटल आएगा बॉम्बे टॉकीज। आरके स्टूडियोज एक दूसरा अगेन स्टूडियोज का जो मतलब एक पूरा एक है जो आपको पता होगा, आपने नाम सुना होगा मतलब। एंड नवकेतन ये देव कुमार साहब के भाई का स्टूडियो था, एंड काफी जितनी भी मैक्सिमम देवानंद जी की मूवी है वो नवकेतन स्टूडियोज ने ही प्रोड्यूस की हुई है, प्रोडक्शन हाउस है ये सारे के सारे। इनका काफी रोल था इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को डेवलप करने में। एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, नाउ लास्ट फाइनल, जैसे कि हर हम लोग ने हर चैप्टर के एंड में देखा हुआ है कि हिस्ट्री के हर चैप्टर में उन्होंने बताया है कि उस फील्ड से रिलेटेड कौन से आप प्रोफेशनल काम आपको मिल सकते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे एंटरटेनमेंट रिलेटेड कौन से काम आपको जो आपके अपने लाइफ में आप अपॉर्चुनिटीज यूज कर सकते हो प्रोफेशनल अपना ग्रोथ करने के लिए। द स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री कैन अवेल द मेनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज इन फील्ड्स ऑफ ड्रामा एंड मूवीज। ड्रामा, in order to achieve accuracy of stage backdrops on the stage, deep knowledge of history of arts, architecture of the concerned period is essential. Experts in these fields can work as art directors or consultants. तो ड्रामा जब होता है थिएटर में तो जितना स्टेज पे जितनी चीजें अवेलेबल होती है, प्रॉप्स अवेलेबल होती है, जो लाइटिंग्स के साथ सारी कॉस्ट्यूम से लेके हर एक छोटी छोटी बात उसमें आ जाती है कि कौन सा सामान वहां रखा गया था, कौन सी तरह के डोर्स वहां पे दिखाए गए थे, कौन सी पेंटिंग्स वहां दिखाई गई थी, कैरेक्टर का ड्रेसिंग कैसा था, ये सारी सारी चीजों के लिए आर्ट डायरेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। आर्ट डायरेक्टर ये सारी चीजें करता है। तो हिस्ट्री का नॉलेज यहाँ पे बहुत जरूरी है। अगर एक हिस्ट्री का नॉलेज नहीं है आर्ट डायरेक्टर को तो वहां पर उस प्ले में उस जो भी वो ड्रामा वहां पे चल रहा था वहां पे रॉन्ग कुछ प्रोडक्ट वो बता सकता है। तो इसीलिए हिस्ट्री एक्सपर्ट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है। Second, the script writers as well as the dialogue writers need assistance of experts in languages and the history of languages, as well as experts in cultural history of a given period. Again, जब स्टोरी लिखी जाती है तो जो स्क्रिप्ट राइटर्स है, जो डायलॉग राइटर्स है, उस जमाने के प्रॉपर उनको डायलॉग्स, उन स्पेसिफिक जो शब्द इस्तेमाल होते थे, ये सारी भाषा का, लैंग्वेज का और उनके स्टाइल ऑफ स्पीकिंग का, ये सब नॉलेज भी एक स्पेशलिस्ट, एक एक्सपर्ट इन हिस्ट्री ही उन्हें दे सकता है। तो अगर आप हिस्ट्री में आगे जाके अपना करियर बनाते तो आगे जाके आपको ये सारे अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगे। अगर आपने सुना होगा या आप रिसर्च करोगे तो जितनी भी मूवीज अभी बनी है, जैसे कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मूवीज जो बाजीराव मस्तानी हो गई या कोई भी हिस्टोरिकल मूवी आप ले लीजिए, उसमें अगर आप पता लगाएंगे तो वो लोग जो है वो ये एक्सपर्ट्स उनके सेट पे मौजूद होते हैं जो उनको लैंग्वेज रिलेटेड, कॉस्ट्यूम रिलेटेड, स्टोरी रिलेटेड कंटिन्यूस गाइड करते रहते हैं। लगान जैसी मूवी के लिए भी हिस्ट्री एक्सपर्ट्स का बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट था। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज है जिसकी यहाँ पे बात हो रही है। एंड सिनेमा, सिनेमा भी ये एक्चुअली पूरा कॉमन हो गया। ड्रामा इज बेसिकली आप थिएटर में जो लाइव परफॉर्मेंस होती है, सिनेमा इज जस्ट रिकॉर्डेड थिंग। तो जो काम ड्रामा में एक्सपर्ट्स कर सकते हैं, हिस्ट्री एक्सपर्ट्स कर सकते हैं, वही सेम काम सिनेमा में भी कर सकते हैं। द आर्ट डायरेक्टर्स ऑफ मूवी क्रिएट द बैकड्रॉप डिजाइंस ऑफ एटमोस्फियर, कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, मेकअप आर्ट, हेयर स्टाइल्स एक्सेट्रा suitable to the times of theme of movie. Scholars of history can work in the field as well as art directors or as consultant to the director, art director. So again जो आप अलग अलग ये जो सीरियल्स आते हैं, अशोका के ऊपर हमने सीरियल देखा है, फिर बहुत सारे अलग अलग सीरियल्स आए थे जिसके अंदर हिस्ट्री दिखा रहे हैं वो लोग। महाभारत, अगर महाभारत की भी बात करें तो वो सारे जो सीरीज बने हैं, सीरियल्स जो बने हैं, उसमें आर्ट डायरेक्टर्स का जो रोल है उनको हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। या तो वो खुद आर्ट डायरेक्टर्स हिस्ट्री एक्सपर्ट होते हैं या तो हिस्ट्री एक्सपर्ट लोग आर्ट डायरेक्टर को असिस्ट करते हैं कंसल्टेंट के रूप में। To write movie dialogues, knowledge of the culture, language as spoken in the concerned period is necessary. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि उस जमाने में कैसे शब्द इस्तेमाल होते थे, किस तरह की भाषा इस्तेमाल होती थी और वो कैसे डिलीवर की जाती थी, ये नॉलेज एक हिस्ट्री पर्सन को होता है। एक्सपर्ट इन दिस फील्ड कैन फाइंड मेनी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। सो इसी के साथ चैप्टर एंड बताया है कि हमें एंटरटेनमेंट से प्रोफेशनल हेल्प क्या होती है, मूवी मेकर, फिल्म मेकर भी आप बन सकते हो, एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है if you are interested in history. So that was the chapter. Finally हमारा चैप्टर खत्म होता है। काफी टाइम लग गया मुझे वीडियो को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन here it is. I hope you enjoy the video. Please share the video, like the video,
सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। 10th एसएससी बोर्ड का सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे इस चैनल पे। एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करें। एंड थैंक्स के रूप में मुझे आप यूट्यूब थैंक्स का यूज कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा आपके ऑप्शंस में। एंड थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।